हेलो फ्रेंड, क्या हाल है आप लोगों का। तो बच्चों आज हम मूल कॉन्सेप्ट की लेक्चर लाए हुए हैं आप लोग से। तो बहुत सारी बातें करेंगे मूल कॉन्सेप्ट के अलावा। जितने भी टॉपिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आता था, आज वो केमिस्ट्री की बात हम लोग करेंगे। क्या आपको क्या मूल कॉन्सेप्ट में ऐसा कौन सा टॉपिक था जो आपको हार्ड लगता था। जैसा कि बच्चों, हाँ मैं मानता हूँ हार्ड है, टॉपिक समझने वाला है, ऐसा भी नहीं है हार्ड, बस समझने की बात है बच्चों। मूल कॉन्सेप्ट ऐसा टॉपिक है, अगर यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की बात किया जाए तो आप यहाँ समझ लो तो आज केमिकल काइनेटिक, इक्विलिब्रियम, जितने भी ये टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आदि, 12th भी है ना, 11th भी है ना, 11th में स्टेट ऑफ मैटर है भाई। आगे जाते वो आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे भी चैप्टर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या हो रहा, दिक्कत जब मूल कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे, बेसिक ये चैप्टर है, और मूल कॉन्सेप्ट जब आगे पढ़े रहोगे ना, तब आप तो आगे की जितने भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो आप तो अच्छे से पल्ले पड़ेगा बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे जाके अपने लाइफ में और सक्सेस होंगे। बस ये है कि लास्ट टाइम तक बने रहना बेटा। नीट कोई हार्ड नहीं है, बस ये है कि हार्ड बना लिया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं मूल कॉन्सेप्ट। पहले बेसिक चीज़ें बताइए सर, फिर उसके बाद हम आते हैं अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। चलो मूल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो मूल कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टार्ट होता है मूल से, लेकिन हम मूल कॉन्सेप्ट से पहले भी जो तुम्हें लगता है बेसिक 9th है वहां से स्टार्ट करते हो। तो पहली चीज आती है मैटर। सर मैटर क्या होता है, सबसे पहली बात होती है मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो या वॉल्यूम हो, या तुम बोल सकते हो एनीथिंग हुई ऑक्यूपाई मास और वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मैटर। और लिखते हैं भैया मैटर तो क्या, कैसे तुम डिफाइन करोगे भैया। एनीथिंग which have mass और वॉल्यूम, जिसके पास अब जैसे मान लो अगर ये मैटर है तो इसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई इसका भार होगा, तो इसका भार भी होगा, और ये कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं ये स्पेस तो ऑक्यूपाई करे। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब समझ रहे हो ना, अपने ही आधार में कहीं ना कहीं ये अपने तो संक्षिप्त करे। सर नहीं समझ आया, ठीक है, अभी आगे और समझाने का प्रयास करूंगा। जो मार्कर कहाँ गया, ब्लू मार्कर, एक मिनट बचो, थोड़ा ब्लू मार्कर यहाँ रखती हूँ, ये यहाँ से डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब आ जाए वापस, चलो। अब उसके बाद हम आते हैं मैटर तो क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। हालांकि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें नहीं बात करते हैं, आगे जाके सॉलिड स्टेट एक चैप्टर ऐसा आएगा, वहाँ पे सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। लेकिन यहाँ पे मूल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे केमिकल की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। चलो और देखते, तो भैया मैटर तो क्लासिफाई किया गया दो भागों में, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और जैसा कि पहले तुमने इतना पढ़ा ही होगा भैया, फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड, गैस, हाँ ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो आप देखते हैं, देखो एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे ना लिखते, बल्कि मैं वहां पे लिखता हूँ। एक मिनट देना मुझे, समय है, एक मिनट देना। हाँ चलो, हाँ इधर मैं लिखूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी,
फिजिकल प्रॉपर्टी, और इधर मैं लेता हूँ ना केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, अब ये जानो फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी की इतनी बात तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये 3 भागों में बटा हुआ है, एक सॉलिड, एक होता लिक्विड, एक होता गैस। आओ चलो देखते हैं इससे भी पार्ट। ये बटा हुआ है एक सॉलिड, लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ये हर कोई जानता है बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं सर। फिजिकल स्टेट जो तुम्हें लगता है 3 प्रकार का है, ऐसा नहीं है बच्चों, 5 प्रकार से। एक प्लाज्मा होता है, एक कंडेंसेशन होता है। तो भैया लिख देते हैं कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देयर आर 5 टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर के 5 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा नहीं बोलते हो बच्चों, क्यों? तुम लोग की आदत पड़ रही है सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही रटते। लेकिन अब याद करो प्लाज्मा और कंडेंसेशन, और लिख देते हैं भाई प्लाज्मा और कंडेंसेशन। ठीक है, ये मेन, ये तो देखो यही सारी चीज जो तुमने रटे हो, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, कंडेंसेशन तो नहीं रटे हो, लेकिन ये भी होते हैं। ये भी सर प्लाज्मा क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है बच्चा, अभी आज जब सॉलिड स्टेट में पढ़ूंगा तो ये सारी बेसिकली छोटे टर्म है भाई। सॉलिड के पास जो एकदम हार्ड होता है, हार्ड होने के बाद उससे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं सर। बायो में आप चले गए इंटरसेलुलर स्पेस, यार लैटिस स्पेस बोल सकते हो या लेटल स्पेस हो सकते हैं, इसके अंदर स्पेस नहीं होते हैं यार। जैसे कि ये सॉलिड है, अब सॉलिड के अंदर क्या, ये पूरा सॉलिड है, इसके अंदर तो स्पेस है, इसके अंदर तो स्पेस है, इसके अंदर तो स्पेस है नहीं है यार। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड का बना है यार, सॉलिड का बना है ये। लेकिन बट जब हम लिक्विड के आते हैं, लिक्विड में क्या उसका फिक्स पॉइंट होता है, हाँ होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है भैया, फिक्स शेप होता है नहीं, शेप नहीं होता है यार। जैसे कि देखो अब इसमें इस बोतल में वाटर है, हाँ वाटर, अभी तो वाटर जब मैंने इसमें डाला है तो इसका शेप ले लिया। अब बाय द वे मैं इस बोतल में वाटर डाल दूं तो भैया इसका शेप ले लिया। तो क्या लिक्विड का कोई शेप है? नहीं है यार, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। ठीक उसी प्रकार गैस की बात करते हैं, गैस में भी कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी में ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक होता है मिक्सचर। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। अब देखो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है तो ये कन्वर्ट हो गया है, भैया इसमें एलिमेंट और कंपाउंड में, इसमें भैया एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक है, अभी बेसिक चीजें हम लेके चले हैं, करीब 50 to 20 मिनट अप्रॉक्स या 30 मिनट बेसिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट में हम बात करते हैं सर। एलिमेंट में क्लासिफाई किया गया है तो ये 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटलॉइड। तो देखते हैं एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है 3 भागों में। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटलॉइड। मेटलॉइड तो सेमी मेटल बोलते हैं भैया। ठीक है, और कंपाउंड तो ये बात तो कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ना ही चाहिए कि भैया कंपाउंड तो कोई बात बताए। कंपाउंड आपको मालूम होता है एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से
जब एटम इंटरेक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल जब फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होते हैं तो क्या बनता है भाई, कंपाउंड बनता है। अब कंपाउंड की बात अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इतनी बातें थी। अब उसके बाद हम आते हैं एटम की बात करते हैं। एटम में लोग नहीं समझ पाते हैं क्या होता है। ये तो अणु जिसे बोलते हैं, एटम तो अणु बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एटम बेसिकली होता क्या है, तो मैं एक एटम की बात कर रही, ईट एटम मतलब एटम की बात कर रहा है। एटम मतलब बेसिकली तुम ये समझो, कभी भी सिंगल एलिमेंट हो, मैंने क्या बोला, कभी भी सिंगल एलिमेंट हाइड्रोजन हो जाए, H नॉट H2, H हाइड्रोजन, हीलियम He नॉट He2। मैं एक की बात कर रहा हूँ, अरे यार समझो यार, मैं एक की बात कर रहा हूँ, ना कि भैया H2 की बात ही नहीं कर रहा हूँ भैया। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ एक एटम, एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये होता है हाइड्रोजन। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तब मैं उस हिसाब से बोलूँगा ये एक एटम है, नॉट एक मॉलिक्यूल से, ये एक एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन हो जाए, अब देखो हीलियम हो जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। लेट दी सपोज मैं बोल दे रहा हूँ यार नियॉन, तो भी मैं कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ आगे पीछे आगे, तो भी बोल रहा हूँ एज मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जब मैं किसी सिंगल एलिमेंट नॉट H2 N2 P2 ऐसा तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली किसकी बात कर रहा हूँ, एट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। कि यहाँ पे H ले रहा हूँ, He ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहा हूँ, और तो ले नहीं रहा हूँ। जब हम इसकी बात करते हैं तब यहाँ पे हम एटम की बात करते हैं। लेकिन भैया जब हम H2 की बात करते हैं, N2 की बात करते हैं, He2 की बात करते हैं, या और की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, बेसिकली भैया मॉलिक्यूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी बहुत जानने वाली बात होती है ना, ठीक है। एक मिनट ना, पढ़ाने में बहुत मेहनत होती है, समझो, और पढ़ लो तुम लोग, तो पढ़ने का मौका दिया जा रहा, बार नहीं दिया जा रहा, और ये तो फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे और अच्छे पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। एक मेरा सजेशन है, नॉट आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, नहीं फॉलो करोगे तो आप जिस साल जैसे 2022 के बच्चे 23 में बोले होंगे अब नया साल आ गया, अब मुझे 365 दिन मिल रहे हैं, अब मैं फिर से तैयारी करूँगा और इस साल मैं नीट का सिलेक्शन ले लूँगा। बच्चों हकीकत क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल, हर दिन, हर समय, हर सेकंड, हर घंटे आपका नीट सिलेक्शन से जितने दूर जाते रहे, तो अब बहुत बच्चे इतने टाइम नहीं पढ़ रहे होंगे, रात के 12 बजे तक। भाई डेडिकेशन लेवल अलग होता है, पढ़ने की अलग होती है। हाँ ये बात है, तुम्हें कैसे पढ़ना है ये बात हम लोग गाइडेड कर सकते हैं कि भैया रोज का रोज तुम बनाओ क्या शेड्यूल लिखो, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है रोज के रोज, और लिखो आज मुझे क्या मैंने आज गलती किया, आज मैं पूरे दिन में मोबाइल चलाया हूँ, रील्स चलाया हूँ, क्या मैंने गलती किया, लिख दो भैया कि रील्स आज चलाया हूँ लेकिन अब रील्स कल नहीं चलना चाहिए, ये चीज़ मुझे कम करना है। हाँ ये भी बात है, जो चीज़ तुम छोड़ रहे हो तो अचानक मत छोड़ो, धीमे उसे कम करो। जैसे कि आज मैंने 5 घंटे चलाए ना, अब कल मैं कोशिश करूँगा 4 घंटे चलाऊँ, फिर 3, फिर 2, ऐसे करोगे ना, तब इन दी लास्ट वाइज जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो कम हो जाएंगी। और रही बात सिलेक्शन की ना, सिलेक्शन में जब तुम पेपर दे के आया करो तो एनालिसिस किया करो किस तरह हमारी कहाँ गलती हुई है, और वो गलती अब दोबारा ना करो जिंदगी में, ठीक है। ये टॉपर की बात होती है, टॉपर इसी वजह से और आगे सबसे होते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम रहता है, ठीक है। तो ये बताने वाली कोई चीज़ नहीं, क्योंकि तुम लोग के पास इतना सेंस है, मुझे भरोसा है कि तुम
इतनी सारी चीज़ बायोलॉजी में पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो मुझे इतना मालूम हो रहा कि भैया आपको ये सारी चीज़ बताने की जरूरत नहीं हो रही, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारी जानकारियाँ आपके पास पहुँचती रहती हैं। और हालांकि आप सभी बच्चों बहुत अच्छे से देखते भी हो, 1 घंटे में नीट तो कैसे तैयार किया जाता है, 1 घंटे में जेई तो कैसे तैयार किया जाता है, 1 घंटे में किस तरह ये पढ़ाया जाता है वो आप नहीं देखना चाहते हो। 10 घंटे में अगर कोई टीचर 10 घंटे में वीडियो डाला है तो वो मत देखना। देखना क्या है, 1 घंटे में हम कैसे नीट तैयार कर लेते हैं ये देखना जरूरी होता है। और 10 घंटे का लेक्चर जो मेहनत पढ़ाता है जो टीचर, उससे क्या देखना ही नहीं। ये हकीकत है, ठीक है। चलो मैं उस टॉपिक पे मैं फालतू आ गया, लेकिन चलो ठीक है, बताना भी जरूरी रहता है, ठीक है। हाँ, अब एटम की बात करते हैं। तो एटम हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन हो गया। देखो अब जैसे कि अब हम देखो, जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे भैया, तो यहाँ पे हम बात करेंगे H2। ये क्या है? मॉलिक्यूल मतलब मोर देन 1 एटम, मोर देन 2 एटम, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल। भैया जब दो एटम का इंटरेक्शन होगा, जब 2 एटम का इंटरेक्शन, अब इसमें भी मॉलिक्यूल्स में भी सेम एटम का इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट एटम का इंटरेक्शन होता है, ये बात अलग होती है भैया। जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैंने एक बात नहीं बताया है, मिक्सचर वाली अभी बात बता रहा हूँ, थोड़ा पहले मॉलिक्यूल्स पे आ चुका हूँ तो वो बात कर लेता हूँ। देखो मॉलिक्यूल्स में रही बात, अब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमो मॉलिक्यूल्स, एक होता है हेट्रो मॉलिक्यूल। क्या मैंने बोल दिया? एक होता है होमो मॉलिक्यूल्स, तो एक होता है होमो मॉलिक्यूल, यमो यल द्याम मूल मत समझना, मॉलिक्यूल समझना, और एक होता है हेट्रो मॉलिक्यूल। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गया, होमो क्या होता है, हेट्रो क्या होता है सर? जब यार अब देखो मॉलिक्यूल, जैसे कि यार CO2 भी तो एक मॉलिक्यूल होता है, CO2 भी तो एक मॉलिक्यूल है, हाँ है। H2O भी तो मॉलिक्यूल है, NH3 भी तो एक मॉलिक्यूल है। और भैया बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये सारी चीज बनाते हैं, लेकिन भैया ये भी तो मॉलिक्यूल्स है। अगर तुम देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, मोर देन 2 एटम, अगर P4 भी तो मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ सर ये भी तो है, H2 भी तो है कि नहीं है? फिर अगर तुम बोलते हो P4 H2, मान लो N2 भी तो एक मॉलिक्यूल है, मोर देन 2 एटम होना चाहिए, तो है ना, लिखा है सर। तो यहाँ पे अब तुम्हें देखना चाहिए कि P4 का फिगर कैसे बनता है, P4 का फिगर तो इस प्रकार से बनता है, हाँ P4 का बनता है। H2 का तो ऐसे तरह अब तुम लोग बना लेना, आगे मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो P4 में जब यहाँ पे इतना, यहाँ पे भी फास्फोरस, यहाँ पे भी फास्फोरस, यहाँ पे भी फास्फोरस, यहाँ पे भी फास्फोरस, हाँ। तो होमो मतलब क्या होता है, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आके इंटरेक्ट करते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तब यहाँ पे होमो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और हेट्रो मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 ले लो, वाटर ले लो, अमोनिया ले लो, यहाँ पे एक टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं है भैया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आते इंटरेक्ट करते, एक डिफरेंट टाइप के एटम इंटरेक्ट करते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन बट ये सेम मॉलिक्यूल्स या सेम एटम नहीं है। क्या मैंने बोला? सेम एटम नहीं है, और सिर्फ सेम एटम नहीं रहते तो सेम मॉलिक्यूल का बनना नामुमकिन होता है। जैसे कि यहाँ पे सेम एटम, 4 फास्फोरस सेम है भैया, इधर से फास्फोरस, इधर से फास्फोरस, इधर से फास्फोरस, इधर से फास्फोरस, 4 फास्फोरस मिलते हैं तब जाके होमो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एक CO2 की बात कर लेते हैं, तो एक CO2, एक C, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, जो कि दोनों अलग एटम है, जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो एक अलग टाइप का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं हम लोग हेट्रो मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आया? ऐसा कोई चीज़ तो नहीं हो रहा जो चीज़ तुम्हें ना समझ में आए भैया, समझ में आया होगा। अभी तो एक जनरल चीज़ें है वो लिखना अब शुरू करो, ठीक है।
अब ये जनरल चीजें हैं। देखो अब जनरल चीजें क्या है ये देखो। अब जनरल चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है भैया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। ये होती है, ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो भैया, ऐसा नहीं बोल सकते हो सर मैं केमिस्ट्री में ही पढ़ता हूँ, ये फिजिक्स में भी आपको काम देगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन की भी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। बस अंतर क्या रहता है, अंतर क्या रहता है, एक मिनट हो जाओ, वैल्यू मैं कंफर्म सुनो। तो भैया आओ यहाँ पे एक गलती है वो सुधारो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सही बताऊँ, ठीक है, लेकिन बेसिकली मुझे बताना क्या था वो चीज़ थोड़ा मैं कट ऑफ हो रहा था मेरे माइंड से कि जो शब्द मैं बोलना चाहता था वो नहीं आता। कभी कभी होता है ना कि ऐसा चीज़ पता तो होता है लेकिन शब्द नहीं आते हैं कि जो आप बता पाओ बच्चे को, तो ये कभी कभी होता है, जो कि मेरे साथ आज ये हो चुका है, ठीक है। हाँ, ये होता है भैया मास ऑफ प्रोटॉन, ले तो भैया मास ऑफ प्रोटॉन, और ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए भैया, आपको याद होनी चाहिए, होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। तीनों में kg यूनिट है भाई, नहीं मालूम पड़ा तुम लोग तो ये भी भाई kg। देखो एक खास बात ये होती है, कि ये जो मास ऑफ प्रोटॉन ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। एक खास बात ये होती है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है, लेकिन ये जरूरी होता है आप लोग को जानना, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ध्यान देना चाहिए। अब एक शब्द आता है एटॉमिसिटी। अभी ये तो जो तुम्हें लगा है ये सब कहाँ पढ़ाने वाले हैं, तो ये जनरली चीजें ये आपको जब फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी जब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, बस तो सब्र रखो, तो इंतजार करो, और बेसब्री का इंतजार ना करो, पढ़ाई का इंतजार करो, क्योंकि पढ़ना बहुत है अपने लोगों को, और टेंशन नहीं है, हंसते हंसते पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई चीज नहीं है जो जिंदगी में हुआ नहीं है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मैं एक नई बात बोला, एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ एटम होता है। क्या मैंने बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। ये सर आपने क्या कह दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम मतलब समझ रहे हो, ये मैंने बोला एटम किसे बोलते हैं, H 8 एटम है, हीलियम 8 एटम है, नियॉन 8 एटम है कि नहीं, हाँ है। अब देखो जैसे कि मैं अब तुम्हें एक दे देता हूँ CO2, अब CO2 से शुरुआत करते हैं। CO2 यहाँ पे एक एटम है, वन एटम ऑफ कार्बन इन 8 एटम कार्बन किसमें है, CO2, 1 एटम ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। 8 एटम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन का है। तो लिखो
देखो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन किसमें है इन CO2। अब देखो अगर देखा जाए मैंने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम ये लिखा, हाँ ये लिखा है। तो देखो यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन थे, हाँ ये बात समझ में, 2 एटम ऑक्सीजन थे, 8 एटम हो जाए कार्बन था। टोटल मैंने लिखा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम मैंने लिखा ना, हाँ ये बात आपने सही पढ़ा सर, कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हो और टोटल नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 एटम हो रहे और यहाँ पे 1 एटम हो रहे, टोटल कितने हो रहे, 3 हो रहे। हाँ ये बात तो समझ गई, ये बात तो अब समझ गए, ठीक है। अब उसी तरह हम आगे आते हैं, ये बात समझ गई। अब आगे की बात सुनो। अब देखो जैसे कि ये हो गया, अब जैसे H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन से 2 हैं यार, H2 है भैया, देखो तो यार H2 है कि नहीं, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, लिखो भैया लिखो, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रेजेंट इन H2SO4। ये प्लस मत समझना, प्लस मतलब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन H2SO4, ठीक है। प्लस 1 एटम सल्फर का है, तो 1 एटम जो होता है वो सल्फर का है, लिख दे रहा हूँ, और चार जो होते हैं 4 एटम ऑक्सीजन के, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं कि नहीं। टोटल 4 5 6 7, मतलब टोटल कितने एटम हैं, 7। हाँ तो अब तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ले लो CaCO3, अब इसमें देखते 8 एटम जो होता है वो कैल्शियम का होता है, 8 एटम जो होता है वो कार्बन का है, और 3 एटम जो होते हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। तो 3 4 1 5, मतलब इसमें कितने हैं, 5 है, ठीक है। 5 एटम है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 5, इसकी एटॉमिसिटी 7, इसकी एटॉमिसिटी 3। ऐसे ही एटम, मतलब हमें एटम बताना रहेगा, तो ये हमने क्या निकाला, एटॉमिसिटी, ठीक है। ये मैं जनरल बातें थी, अभी तक तो मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, अभी तो मैं आ रहा हूँ एकदम पोर्शन पे, ठीक है। अब हम आते हैं जनरल बातें, अभी जनरल बातें ही सुनो। ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। ये Z होता है एटॉमिक नंबर, ये A होता है एटॉमिक मास, ले देते हैं भैया, नहीं तो बहुत सारे लूजू तो कंफ्यूजन है। ये Z होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर तो ये बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए जो होता है ये होता है एटॉमिक मास, या बोल सकते हो न्यूक्लियॉन्स। जरा दो बात मेरा बहुत दिमाग से सोचो, सर ने न्यूट्रॉन नहीं लिखा है, न्यूक्लियॉन लिखा है, ये बात थोड़ी गौर करो मेरी बातों पे। सर आप एटॉमिक मास की जगह न्यूक्लियॉन लिखे हैं, हाँ मैंने लिखा है न्यूक्लियॉन। और भैया अगर तुम्हें मालूम हो ये बात, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि आपको मालूम हो तो और अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो एक नई चीज तुम्हें जानने को मिली, ठीक है। देखो न्यूक्लियॉन जो होता है ये दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो भैया N+P का मिक्सचर तो क्या बोलते हैं, या तुम बोल सकते हो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिला दिया जाए तो हमारा न्यूक्लियॉन बनता है, ठीक है। अब देखो
अब देखो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम जैसे कि मैं ले लेता हूँ सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो नहीं समझ, मतलब ये बात कोई दिक्कत नहीं है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो अब तुम्हें ये बात, तो यहाँ पे ये चीज मैं हटा रहा हूँ भैया, ये चीज हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया कि ये जो 11 होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर तो मालूम है सर, ये प्रोटॉन, अब हमें यहाँ पे प्रोटॉन निकालना है, तो ये प्रोटॉन कितना आ जाए 11, ठीक, प्रोटॉन 11 होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालने जा रहे हैं, न्यूट्रॉन। देखो मैंने बोला ये होता है एटॉमिक मास, ये होता है एटॉमिक मास, ये बात सही, हाँ। और या तो मैंने बोला कि ये न्यूक्लियन होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो मैंने बोला कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो भैया न्यूक्लियन कितना दिया है, मतलब तुम्हें बता दिया जाए, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन कितना, अरे यार इन्हें तो इतने तो बोलते हैं न्यूक्लियन बोलते हैं कि नहीं, न्यूक्लियन कितना दिया है, 23 दिया है, हाँ सर 23 दिया है, हाँ दिया है। तो अब देखो यंग प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो अपना 11 है, मतलब प्रोटॉन ये है, तो 11 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 23, तो न्यूट्रॉन 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया। अब ये तो मालूम हो जा 23 माइनस 11 मतलब 12 आ गया भैया, 12 आ गया कि नहीं, तो हमारा कितना आ गया यहाँ 12 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, न्यूट्रॉन। तो भैया न्यूट्रॉन जो आ गया ये हमारा कितना आ गया, 12 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, तो प्रोटॉन निकाले, न्यूट्रॉन निकाले, अब इलेक्ट्रॉन की बात आती है। तो सर तुम्हें लगता है ऐसा बेसिकली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तुम्हें लगता था ये बात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार भाई सुन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ मैं मानता हूँ ये होता है, लेकिन हर टेस्ट में ये होना जरूरी नहीं है, ये तो टेस्ट में ये वैलिड होता है, लेकिन हर टेस्ट में ये वैलिड नहीं होता है। तो आप देखते हैं, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बहुत बच्चे तुरंत लेते हैं भैया इलेक्ट्रॉन जो होता ये हमारा 11 आ जाएगा, तो तुम तुरंत थट से एक ऑप्शन दे दिया गया, मानो इलेक्ट्रॉन दे दिया गया 11, तो ये तुम मार दो, चलो यहाँ पे वैलिड है इसलिए तुम तो मार दिए, चलो सही है, 5 नंबर पा रहे नीट में। अब उसके बाद जब अगर कोई भी एनायन या कैटायन के बीच में दे दिया जाए तब तुम्हें ये चीज़ दिक्कत होगी, तब तुम्हें ये चीज़ दिक्कत होगी। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो ये जैसे मालूम पड़ा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इसमें। अब चलो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम का ही लूंगा, ठीक है। सोडियम प्लस मतलब समझते हो सर पॉजिटिव चार्ज, भैया पहले मैं वही बता दूं, नहीं मालूम पड़ा बहुत बच्चे वही ना मालूम हो तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की केस में तो हमारे इलेक्ट्रॉन की केस में तो हमारे हर एक केस में ये बराबर हो, एटॉमिक नंबर बराबर हो इलेक्ट्रॉन, ये जरूरी नहीं है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक केस में वैलिड नहीं होता है। वैलिड किस केस में होता है ये मैंने बता दिया है, जब इस पे कोई चार्ज नहीं हो तब ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक वैलिड केस है, मान्यता है कि भैया जब इस पे कोई चार्ज नहीं हो तब ये चीज वैलिड होता है, लेकिन अन्यथा अगर इस पे कोई चार्ज आ जाए, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मान लो नेगेटिव चार्ज आ जाए, तब इस केस में ये वैलिड नहीं होता है। तो भैया आते हैं
इलेक्ट्रॉन अदर बाय द वे इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैटायन आ जाए या नेगेटिव चार्ज का मतलब एनायन आ जाए तो हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे कैटायन आ जाए बाय द वे कैटायन तो हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एनायन तो ही हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अब बहुत सारे बच्चों को ये ना मालूम हो तो भैया एक गिलास पानी लेना, उस गिलास के अंदर तुरंत जाना, चुल्लू भर पानी में डूब जाना, ठीक है, क्योंकि ये हर एक बेसिक 10th क्लास के बच्चों में मालूम है। चलो ठीक है, नहीं मालूम। अब कैटायन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। और एनायन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब भैया चार्ज का गेन हो तो ये किस केस में होगा? एनायन के केस में चार्ज का गेन होता है और कैटायन के केस में भैया लॉस होता है। जैसे कि अब देख लेते हैं बाय द वे, हर एक चीज हम लोग देखते हुए चलेंगे। बाय द वे एक केस मैं एक्स्ट्रा लेके चला हूँ, सोडियम होता है 1123, ठीक है। अब 11 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा है, कैटायन, हाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब देखो प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रोटॉन तो ये है, प्रोटॉन ये है, हाँ प्रोटॉन तो ये है, तो प्रोटॉन की संख्या तुम बोलो सर 11 है, हाँ ये बात मैं मानता हूँ भैया, प्रोटॉन यहाँ पे 11 है। फिर उसके बाद जब न्यूट्रॉन चार्ज है तो ये हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23 दिया गया है। प्रोटॉन 11 है प्लस न्यूट्रॉन 23 है, तो न्यूट्रॉन हमारा क्या आ जाए? जो कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो न्यूट्रॉन आ जाए 12, न्यूट्रॉन हमारा क्या आ जाए? 12। अब इलेक्ट्रॉन की केस में क्या हमने पढ़ा? तुम तुरंत एक ऑप्शन दे दिया जाए 11 और तुरंत मार दो जाओ, तुरंत -4 नंबर हो जाएगा, -5 नंबर चला जाएगा। क्यों? आप देखो यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज लगा है कि नहीं? हाँ लगा है, तो भैया यहाँ पे 8 चला जाएगा। 11 टोटल इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 8 पॉजिटिव चार्ज लगने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो भैया यहाँ पे 10 ऑप्शन रहेगा, तो वही वाला सही रहेगा। तो ये गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, 10 वाला ऑप्शन सही होगा। अब वही चीज़ जैसे कि मैं बोरान ले लूँ, या चलो इसी सोडियम की बात करते हैं ना, सोडियम अभी समझो 1123, ठीक है 23। अब ये माइनस चार्ज रहता है, माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पे एक चार्ज आया है, जिस स्तर पे एक चार्ज और आ चुका है। चलो देखते हैं, यहाँ पे वही चीज़ मैं अब दोबारा नहीं लिखूँगा। प्रोटॉन जो हो जाए ये हो जाए 11 और न्यूट्रॉन हमारा हो जाए 12। अब तुम्हें लगता है इलेक्ट्रॉन जो हो जाए ये हमारा कितना हो जाए? 11 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 11। लेकिन 11 जब लगाओगे ना तो उसी वक्त तुम्हारा 5 नंबर जा चुका होगा, तो भैया उससे सही थोड़ा माइंड लाना। 11 तो ये इलेक्ट्रॉन थे प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन और आए, मतलब 8 माइनस हुआ तो 8 इलेक्ट्रॉन आया, 2 माइनस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन आया। ऐसे ही n टाइम माइनस आते रहे तो n टाइम इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। तो भैया 8 माइनस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आया तो +1, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। तो ये बात थोड़ी आपको ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि वो प्रोटॉन के बराबर हो। मैं क्या बताना चाहता हूँ ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि जो तुम लोग रटे रहते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, ऐसा नहीं है। जो तुमने रटा हुआ है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या समझने का प्रयास करो कि भैया अगर पॉजिटिव कैटायन आ जाए या एनायन आ जाए, तब उस केस में जो तुमने पढ़ा हुआ है वहाँ पे 5 नंबर चले जाएंगे। ये बात आप समझो, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आम मतलब क्या होता है? एवरेज एटॉमिक नंबर या एवरेज एटॉमिक मास आता है ना। तो फिर बेसिकली कितना टाइम हो गया? 39 मिनट ना। तो आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज बेसिक बातें हम लोग करते हैं और मैंने किया भी है। अब आगे की बात मैं अगले लेक्चर में लूँगा, क्योंकि टाइम भी
अभी तो मैंने आज बहुत कम लेक्चर लिया, हालांकि बहुत कम समय तक, लेकिन कोई नहीं, मैं अगले लेक्चर में वापस इसी प्रकार में 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट ऐसे ही क्लास लेता हूँ, ठीक है बच्चों। बेसिकली आप लोग तो स्टार्टिंग कर देना चाहिए, अगर आप लोग का नंबर कम आ रहा है तो आप लोग तो स्टार्टिंग कर देना चाहिए और पढ़ाई अच्छी करना चाहिए, ठीक है। तो अब वो गलती मत करना, बेसिकली जो 1 साल तक तुमने दबाया है, समझ लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि हर वो साल, मैं फिर वापस बोल रहा हूँ ये बात, हर वो साल दोबारा आता नहीं है, दोबारा नहीं आता है, लेकिन ये है कि वही बुक, वही कॉन्सेप्ट बार बार आते रहेंगे जितने साल आप दोबारा जाते रहोगे। इससे सही हर वो चीज़ तुम 1 साल में पढ़ने का पर्याप्त कोशिश करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ हर अभी नया स्टूडेंट जो चीज़ अभी नहीं पढ़ा है, जो अभी एनसीईआरटी को नहीं समझा हो रहा, उसके लिए बहुत टफ हो रहा, लेकिन फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एकाग्र होके, मतलब एक दिन कॉन्फिडेंट और एक दिन कॉन्टिन्यूअस और एक किताब, एक टीचर पे भरोसा करके पढ़ाई करना, ठीक है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि आज मैं इनसे पढ़ लेता हूँ, आज मैं उनसे पढ़ लेता हूँ, भाई इससे सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। तुम एक टीचर पे भरोसा करो, एक डीपीटी सॉल्व करो, एक हर चीज़ सॉल्व करो, जो करो एक पे करो, इधर नहीं कि ये प्लेटफॉर्म पढ़ो, वो प्लेटफॉर्म पढ़ लो, ये पढ़ लो, इनसे पढ़ लो, इनसे पढ़ लो, इनसे, भाई इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, तुम दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, ठीक है। ये हकीकत की बात है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो भैया ऑल द बेस्ट, और अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं।